साक्षी की बेरहमी से हत्या की, उसकी डिटेल्ड पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या है, लेकिन उससे पहले एक तस्वीर आई है अतीक अशरफ की पत्नी के बीच गैंग वॉर की अब तैयारी है। एक तस्वीर आ रही है, दोनों की पत्नियां आपस में लड़ सकती हैं, एक दूसरे की जान ले सकती हैं। ये देख रहे हैं अशरफ के गुर्गे जो खुलेआम गोलियां चला रहे हैं। फुल स्क्रीन लीजिए जरा तस्वीर। ये लड़ाई बड़ी हो सकती है। एम्बियंस बढ़ाइए जरा, एम्बियंस बढ़ाइए। ये आप देख रहे हैं अशरफ गुड फायरिंग कर रहा है, बताया जा रहा है ये अशरफ के गुर्गे। एम्बियंस बढ़ाइए प्लीज। ये पूरी खबर मैं आपको आगे दिखाऊंगा। अशरफ के गुर्गों को गोली चलाते आपने देखा। अशरफ की पत्नी जैनब और अतीक की पत्नी शाइस्ता आमने सामने हैं। दोनों के बीच बड़ी लड़ाई हो सकती है, ये उसकी एक तस्वीर थी। आइए मैं आपको बताने जा रहा हूं आज की एक बड़ी खबर यह है, लव जिहाद आखिर कब तक। सवाल इसलिए क्योंकि ये जो तस्वीर सामने आई साहिल और साक्षी की, किस तरह साहिल ने साक्षी को मारा, उसके बाद लोगों का गुस्सा सड़कों पर निकल रहा है, अलग अलग शहरों में प्रदर्शन हो रहे हैं और इस तरह की जितनी खबरें अलग अलग शहरों से आ रही हैं वो बता रही हैं कि सख्त एक्शन की जरूरत है। आज साक्षी की डिटेल्ड पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। अगली तस्वीर दिखाइए। जिस बेरहमी से साहिल ने साक्षी को मारा था, शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई थी, लेकिन अब पूरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है जो आपको हिलाकर रख देगी। कमजोर दिल वाले इसे ना देखें, मैं अभी से कह रहा हूं, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो हिला देने वाली आई। पूरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट कमजोर दिल वालों को विचलित कर सकती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट साक्षी के शरीर पर 34 जख्म के निशान थे। 34 शरीर पर 34 जख्म के निशान थे। साक्षी की जिंदा खोपड़ी, यानी साक्षी जिस वक्त जिंदा थी उसी वक्त जिंदा खोपड़ी फाड़ दी थी साहिल ने। सिर पर भारी चीज से हमला किया था। 6 बार गर्दन पर चाकू मारा जिसकी वजह से पूरी गर्दन छन्नी हो गई थी और साक्षी की गर्दन छन्नी कर दी थी चाकू मारकर। गर्दन पर चाकू के 6 निशान मिले। पेट पर 11 बार चाकू मारा गया था और पेट से आंतें बाहर निकल आई थी। पेट के नीचे के हिस्से में गहरा घाव मिला है। बाएं फेफड़े में चाकू लगा था और बायां फेफड़ा बुरी तरह से चोटिल हो गया था। महत्वपूर्ण अंगों पर 11 घाव मिले। शरीर में 16 घाव बहुत गहरे मिले। घाव से शरीर का सारा खून बह गया था। खून निकलने से कई अंग पूरी तरह से फेल हो गए, काम करना बंद कर दिया था। ज्यादा खून बहने से साक्षी की मौत हुई। साक्षी की हत्या में जो चाकू इस्तेमाल किया था वो बरामद हो चुका है। चाकू रिठाला की झाड़ियों में फेंक दिया था। साहिल का पुलिस ने कई लोगों से सामना कराया। साहिल बार बार बयान बदल रहा है। अब साहिल को 3 दिन की रिमांड मिली थी जिसमें पुलिस पूछताछ कर रही है साहिल से। लेकिन आइए, लोग अब इंसाफ की मांग कर रहे हैं। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो दिल दहला देने वाली है, लोगों को पता चली है। रायबरेली की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। रायबरेली में फांसी की मांग हो रही है। पुलिस में लीजिए जरा। सोचिए दिल्ली का वाकया और अलग देश के अलग अलग शहरों में प्रदर्शन हो रहा है। फांसी दो, फांसी दो, हम शर्मिंदा हैं। फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, साहिल को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। तो लोग साक्षी के हक में प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए अब आपको बताता हूं कि साक्षी की हत्या आखिर साहिल ने क्यों की। कल मैंने आपको बताया था साहिल 5 लोगों को मारने वाला था। उसके टारगेट पर 5 लोग थे। हत्या के पीछे वजह मैं आपको बताऊं, साक्षी मर्डर केस में यह नया खुलासा हुआ है। साक्षी के दोस्त ने साहिल को साक्षी से दूर रहने के लिए कहा। इस दौरान साक्षी ने भी साहिल को धमकाया और साक्षी ने साहिल से कहा कि दोबारा फोन मत करना। कहा तू गली का बदमाश है और तेरी बदमाशी गायब हो गई। दावा यह है कि इस धमकी के बाद साहिल आग बबूला हो गया। साहिल ने मर्डर करने का प्लान तैयार किया। साक्षी और उसके दोस्तों के मर्डर की लिस्ट बनाई गई। इसके बाद रविवार को साहिल ने पहले शराब पी,
शराब पीने के बाद हत्या करने की फिराक में बाहर निकला। साक्षी साहिल को पहले मिली, इसलिए साक्षी का मर्डर पहले हुआ। नाम 5 थे जिनकी हत्या करनी। अगर साक्षी के दोस्त पहले मिलते तो हत्या किसी और की हो सकती थी। साहिल साक्षी समेत 5 लोगों को मारने वाला था। यह उसकी साजिश का हिस्सा था। आइए अब मैं आपको सुनवाने जा रहा हूं। पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। साहिल के जितने करीबी हैं उनको बुलाकर पुलिस पूछताछ कर रही है। कई दोस्तों को बुलाकर पुलिस इन्वेस्टिगेट कर चुकी है। ऐसे ही एक दोस्त के भाई को सुनिए जरा, वो क्या कह रहा है। सुबह के समय आई थी और पूछताछ के लिए उठा के लेके गई, तब से लेके गई, अभी तक छोड़ी नहीं। पुलिस आई, घर की तलाशी भी ली थी? नहीं, तलाशी नहीं थी, बस पूछा और देखा और लेके चली गई बस। अच्छा, अभी तक वापस घर नहीं आया? नहीं। क्या कह दिया पुलिस? आपने बातचीत करी होगी? पुलिस कह रही कि जब मतलब कि सब कुछ हो जाएगा फाइनल, तब उसको सबको छोड़ देंगे। तो आप साहिल के दोस्त के भाई को सुन रहे थे। अब एक और जानकारी मिली है, वो चैट सामने आया। साहिल और साक्षी का चैट, साहिल और साक्षी और उसके दोस्त का चैट, साक्षी और उसकी फीमेल फ्रेंड का चैट। ये आप देख रहे हैं, इस तरह के 3 चैट सामने आए हैं। साक्षी, कहां हो तुम, बात नहीं करोगी मुझसे, ये सारे चैट है, स्क्रीनशॉट। यार, मम्मी पापा ने मुझे बंद करके रखा है घर में, फोन भी नहीं देते। आइए मैं पूरा चैट आपको बताने जा रहा हूं, इसमें क्या लिखा हुआ। पिलर ग्राफिक्स है। इस चैट में जो बातें लिखी गई हैं वो क्या है? दरअसल ये जो पूरा चैट है, सबसे पहले साहिल ने 6 अप्रैल को साक्षी को मैसेज किया हाय। फिर साक्षी का एक और दोस्त था प्रवीण, उसने 14 अप्रैल को मैसेज किया हाय, बात करनी। नीतू जो साक्षी की दोस्त है, उसने 6 मई को मैसेज किया, साक्षी यार तू कहां है, बात नहीं करेगी मुझसे। 6 मई को साक्षी ने जवाब दिया, मम्मी पापा ने बंद करके रखा है, फोन भी नहीं देते हैं, मैं क्या करूं, भाग जाऊंगी। वो ये बातें अपनी सहेली को जवाब में लिख रही है। अब आइए मैं आपको दिखाता हूं, ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, इसके बाद देश के अलग अलग शहरों से जो तस्वीरें आ रही हैं वो भी डरा देने वाली। आज मैं आपको दिखा रहा हूं, लव जिहाद के खिलाफ शाहजहांपुर में प्रोटेस्ट हुआ। ये देख रहे हैं आप, लव जिहाद के खिलाफ लोग सड़कों पर निकले हैं। हिंदू संगठन है, फुल स्क्रीन लीजिए जरा। हिंदू संगठन जो लव जिहाद के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो कह रहे हैं सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। आइए अब मैं एक और तस्वीर आपको दिखाने जा रहा हूं। अगली तस्वीर जबलपुर की है, देख रहे हैं। जबलपुर में एक मुस्लिम लड़का और हिंदू लड़की शादी कर रहे थे। लोगों को पता चला, लोगों ने उसके बाद वहां प्रदर्शन शुरू कर दिया, सड़कों पर उतर आए लोग। एक हिंदू लड़की और मुस्लिम लड़के की शादी हो रही थी, उस वक्त ये हुआ। शादी के लिए आरोप लगाया गया कि लड़की का धर्मांतरण कराया गया। शादी का कार्ड दिखाता हूं, अगली तस्वीर दिखाइए। ये आप देख रहे हैं, ये शादी का कार्ड जो छपा है, फुल स्क्रीन लीजिए जरा इसे। शादी के कार्ड में नाम पढ़िए जिस पर बवाल हुआ। ये शादी का कार्ड जब वायरल हुआ, इस शादी के कार्ड पर बवाल हुआ है। लड़के का नाम अगर आप पढ़िए तो ऊपर लड़के का नाम लिखा हुआ है, लड़के का नाम लिखा है मंजर अयाज, और नीचे लड़की का नाम लिखा है उज़मा फातिमा, और ब्रैकेट में लिखा है आगे अनामिका। बस यही सारा बवाल शुरू हो गया कि उज़मा आखिर कैसे अनामिका बन गई और अनामिका कैसे उज़मा बन गई। तो ऐसे अलग अलग शहरों से खबरें सामने आई हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाने जा रहा हूं जबलपुर में क्या हुआ। अयाज पर आरोप है, अयाज ने हिंदू बनकर युवती से दोस्ती की। अयाज ने युवती से कोर्ट मैरिज की पहले। अब मुस्लिम रिवाज से निकाह की तैयारी थी, उसके लिए छप गया था कार्ड। परिवार ने धर्मांतरण का आरोप लगाया है अयाज पर। शिकायत के बाद पुलिस जांच में जुटी है। लड़की के परिवार ने यह आरोप लगाया। शाहजहांपुर की दूसरी खबर है, आमिर ने कपिल बनकर स्कूल टीचर से पहले दोस्ती की। हिंदुओं की तरह आमिर कलावा बांधता था, शारीरिक संबंध बनाए और उसके बाद वीडियो बनाया, यह आरोप है। वीडियो वायरल करने की धमकी देता रहा। टीचर से लाखों रुपए की वसूली की इसने। 1.5 साल बाद टीचर को सच्चाई पता चली। टीचर ने आमिर के खिलाफ अब केस दर्ज कराया। आमिर 3 महीने बाद जेल से छूट गया है। आमिर अभी टीचर को धमका रहा है जेल से बाहर आकर। अगली खबर पुणे महाराष्ट्र से। जावेद शेख ने नाबालिग को अगवा किया, अपार्टमेंट में बंधक बनाकर रखा,
जावेद ने जबरन निकाह और दुष्कर्म किया। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अगला वाकया उत्तर प्रदेश के हापुड़ से आया। वसीम ने रेप कर लड़की का धर्म बदलवाया, निकाह कर दूसरे मर्दों से संबंध बनाने को कहा। वसीम दिल्ली पुलिस में कार्यरत है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। एक और घटना इस तरह की कानपुर से आई। वाहिद ने हिंदू बनकर लड़की का शोषण किया, ब्लैकमेल कर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाया और उसके बाद वाहिद पर कार्रवाई हुई है। तो ये जो अलग अलग शहरों से खबरें आ रही हैं, बेशक लोगों को खौफजदा करने वाली भी है और इस पर सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। अब जरा सुनिए जो पीड़ित है वो क्या कह रहे हैं, सुनिए। एक लड़का था, नाम बदल के जो उससे बात करता था, फिर बाद में पता चला मुस्लिम है, उसने शादी कर ली हम लोग को बिना बताए। आज वो अपने घर में रखा मेरी बेटी को, मतलब हमको वापस चाहिए ना मेरी बेटी। इधर क्यों आए हम लोग एसपी के साथ? और जैसे ही उसकी पोल खुली, जैसे ही मुझे उसके बारे में पता लगा कि ये एक मुस्लिम लड़का है, तो उसने जो है फिर मुझे मारने की धमकी दी, मेरे ऊपर तेजाब डालने की धमकी दी। उसके पास में, क्योंकि हमारा एक रिलेशन थोड़ा आगे बढ़ चुका था, तो उसके पास में मेरी कुछ वीडियोस वगैरह थी। उसके बेस पर उसने जो है मुझे डराया, धमकाया। काफी साल तक उसने मेरे साथ में रिलेशन बना के रखा। मेरा क्योंकि मैं सर्विस में हूँ तो मेरा एटीएम कार्ड तक उसके पास रहता था। उसने हर एक जो है कई साल तक मेरा पैसा यूज किया। फिर ये मुझे डराने धमकाने लगे कि अब तुम्हें हमारे लड़के से शादी करनी पड़ेगी, अगर तुम शादी नहीं करोगी तो हम तुम्हारी सारे में बदनामी करा देंगे, सबको ये सब बता देंगे, फिर तुम कहीं की भी नहीं रहोगी, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं होगी। और वसीम ने, उसके भाइयों ने बोला कि और अगर इसके बारे में तुमने किसी को भी बताया तो हम तुम्हारे भाई को जान से मार देंगे। तो सुन लिए आपने, अलग अलग शहर, अलग अलग कहानियां, और वक्त की जरूरत है ऐसी घटनाओं पर बहुत सख्त कार्रवाई करने की, ऐसे लोगों को बॉयकॉट करने की जो ऐसा कर रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, अखंड भारत से पाकिस्तान डर गया है। यह मैं क्यों कह रहा हूं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद का उद्घाटन किया, भव्य संसद का उद्घाटन पीएम मोदी ने किया। न सिर्फ देश, पूरी दुनिया इसकी तारीफ कर रही थी, लेकिन संसद में एक तस्वीर ऐसी लगी है जो पाकिस्तान को परेशान कर रही थी, जिससे पाकिस्तान की नींद उड़ा दी। अगली तस्वीर दिखाई जरा, ये देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं नक्शा, ये भारत की नई संसद में लगा है और ये अखंड भारत का नक्शा है। यानी भारत का जो मूल रूप हुआ करता था वो नक्शा है ये अखंड भारत का। और ये जो फुल स्क्रीन लीजिए जरा इस तस्वीर को, ये जो नक्शा है इससे शहबाज शरीफ परेशान है, पाकिस्तान की नींद उड़ गई है। वो देख रहे हैं भारत की संसद में जब अखंड भारत का नक्शा लगा है जिसमें पाकिस्तान भी उन्हीं के देश में आ रहा है, तो फिर हमारा क्या होगा? भारत आखिर क्या करने वाला है? देखिए जरा रिपोर्ट शहबाज शरीफ। भारत की नई संसद में अखंड भारत का नक्शा क्या लगा? पाकिस्तान की रातों की नींद हराम हो गई। पाकिस्तान वैसे भी टूटने की कगार पर खड़ा है। ऐसे में पीएम मोदी के अखंड भारत ने पाकिस्तान को डरा दिया है। पाकिस्तान को अब खंड खंड होने का डर सता रहा है। पाकिस्तान को लग रहा है जब अखंड भारत का नक्शा भारत की संसद में लग चुका है तो ना जाने कब भारत पाकिस्तान पर चढ़ाई कर दे। पीओके में पाकिस्तानी सेना के अत्याचार की खबरें आम हैं। वहां के लोग हिंदुस्तान में शामिल होने की गुहार लगा रहे हैं। जाहिर है भारत की बढ़ती ताकत से पाकिस्तान को पीओके में भी तिरंगा फहराने का डर लग रहा है। कश्मीर विकास की राह पर आगे बढ़ चुका है। कश्मीर में अब पाक अधिकृत कश्मीर से आवाज उठ रही है कि हमें भी अब इस पाकिस्तान से मुक्ति दो, भारत के अंदर फिर से वापस लागने का कार्य करो। वे मांग वहां पे उठने लग गई है। आइए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर पाकिस्तान क्या कह रहा है। भारत की संसद में पाकिस्तान ने जैसे ही यह तस्वीर देखी, देख रहे हैं आप, पीएम मोदी देख रहे हैं इस तस्वीर को, अखंड भारत के नक्शे को, शहबाज शरीफ को पता चला तो हाय तौबा मच गया। हुआ यह कि नई संसद में अखंड भारत का नक्शा लगा है। अखंड भारत के नक्शे पर पाकिस्तान तिलमिलाया हुआ है।
पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने बाकायदा बयान जारी किया है। अखंड भारत में पाकिस्तान के इलाके को दिखाया गया है, वो कह रहे हैं अन्य पड़ोसी देशों के हिस्सों को भी दिखाया गया है। यह भारत की विस्तारवादी मानसिकता को दिखाता है, यानी उन्हें डर है कि भारत विस्तार करेगा अपने हिस्से का तो फिर पाकिस्तान भी अंदर आ जाएगा। भारत विस्तारवादी विचारधारा से दूर रहे, यह पाकिस्तान कह रहा है। शांतिपूर्ण तरीके से विवाद का निपटारा कर लो भाई। भारत हमेशा से पीओके को कश्मीर का हिस्सा मानता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से लेकर गृह मंत्री तक पीओके पर दावा कर चुके हैं और पीओके को हासिल करना हमारा संसदीय संकल्प है। पाकिस्तान वहां के लोगों पर अत्याचार करता है, वहां के लोग भारत में शामिल होना चाहते हैं और अब अखंड भारत के नक्शे ने पाकिस्तान को खौफजदा कर दिया है। पीओके समेत दूसरे हिस्सों को खोने का डर सता रहा है उसे कि जो बचा कुचा है यह भी न चला जाए। बलूचिस्तान और सिंध में उठ रही आजादी की मांग से परेशान है। पाकिस्तान में गृहयुद्ध जैसे हालात बने हुए हैं। अभी ज्यादा दिन नहीं हुए जब देश के रक्षा मंत्री, देश के गृह मंत्री पीओके लेने की बात कर चुके हैं और उसके बाद नई संसद में अखंड भारत का नक्शा, तो परेशान होना लाजमी है शाहबाज का। सुनिए। दयानिधि मारन जी ने कहा कि आप पाक ऑक्यूपाई कश्मीर को मानते हो, उसके नागरिकों को नहीं मानते हो। दयानिधि मारन साहब, आपको वास्तविकता मालूम नहीं। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भी हमारा है, उसके नागरिक भी हमारे हैं और आज भी कश्मीर की असेंबली के अंदर 26 सीट हम इसके लिए रिजर्व रखे, 24 सीटें रिजर्व रखे हैं। आपको मालूम नहीं है। बोलना सरल है और बोले के हिसाब से करना बड़ा कठिन है। और मैं पाकिस्तान के हुक्मरानों से कहना चाहता हूं, यदि यही सिलसिला आपका आगे चलता रहा और जिस तरीके से बलूचियों के फख्तूनियों के साथ अधिकारों का उल्लंघन उनके साथ किया जा रहा है, यह सिलसिला चलता रहा तो फिर पाकिस्तान को खंड खंड होने से भी दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। आइए, अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि पार्लियामेंट में जो नया अखंड भारत का नक्शा लगा है, ये आप देख रहे हैं, ये पार्लियामेंट का अखंड भारत है, जिसमें आप देखिए पाकिस्तान भी भारत में शामिल है, अफगानिस्तान भी शामिल है, इधर देखिए नेपाल भी शामिल है, बांग्लादेश भी शामिल है, म्यांमार भी शामिल है। यह है अखंड भारत का नक्शा। आज के तौर पर यह नक्शा क्या है, अगली तस्वीर दिखाइए। आज का नक्शा यह है जिसमें इंडिया आप देख रहे हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान आप देख रहे हैं, नेपाल, तिब्बत, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, ये सब भारत का हिस्सा है। यही नक्शा संसद में लगा है, लेकिन उन नामों के साथ जो हिंदुस्तान के। आइए अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कहां तक अखंड भारत है। नक्शे में जो जो इलाके लिखे हुए हैं, क्या उनके नाम बदले जा चुके हैं? क्या पहले इनके दूसरे नाम हुआ करते थे? आज का अखंड भारत देखिए, क्या ये आप देख रहे हैं, ये तस्वीर लगी है, ये शानदार ग्राफिक्स आप देख रहे हैं, अखंड भारत का पूरा नक्शा आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अहद कर चुके हैं। इस नक्शे में ध्यान से देखिए, तक्षशिला लिखा हुआ है। यह जो तक्षशिला है, अखंड भारत में यह तक्षशिला था, आज भी यह तक्षशिला है। यह तक्षशिला पाकिस्तान में है दरअसल, और रावलपिंडी जिले की एक तहसील है तक्षशिला। अब देखिए, अखंड भारत के नक्शे में पुरुषपुर भी है। यह जो पुरुषपुर है, इसी को पेशावर कहते हैं आज। जी हां, दिलचस्प बात यह है, अभी यह खैबर पख्तूनख्वा की राजधानी है और पाकिस्तान का छठा सबसे बड़ा शहर है। पेशावर का प्राचीन नाम पुरुषपुर था, सम्राट कनिष्क ने इसे बसाया था। अखंड भारत में मानसेहरा एक जगह है, जो मानसेहरा है वो आज भी मानसेहरा ही है। इसके बारे में बताऊं, यह भी पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा का एक जिला है। और एक बात और बताऊं, ये जो खैबर पख्तूनख्वा है, ये इमरान खान की पार्टी का गढ़ माना जाता है। सम्राट अशोक के समय का प्रमुख नगर है मानसेहरा। राजा रणजीत सिंह के वक्त में इसे बसाया गया था। सरदार महासिंह मीरपुरी शहर के संस्थापक थे इसके। अखंड भारत में आप देखेंगे ऊपर उत्तरापथ भी है। यह जो उत्तरापथ है, यह पाकिस्तान का आज ग्रैंड ट्रंक रोड है, जिसका नाम आपने सुना होगा कई बार। प्राचीन काल में इसे उत्तरापथ कहते थे और गंगा के किनारे से अफगानिस्तान तक इसका दायरा है। कोलकाता से पेशावर तक सड़क जाती थी। आपको बताऊं, ये जो ग्रैंड ट्रंक रोड है,
इसी को आप GT रोड के नाम से भी जानते हैं। शेरशाह सूरी ने पक्की रोड बनवाई थी। अखंड भारत में लुम्बिनी है, यह आज भी इसी नाम से जाना जाता है, लुम्बिनी के नाम से। अभी नेपाल का सबसे प्रसिद्ध शहर है लुम्बिनी, और लुम्बिनी में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ। सम्राट अशोक ने कई बौद्ध स्तंभ भी यहां पर बनवाए हैं। यह अखंड भारत की हकीकत है। तो अखंड भारत लेना मकसद है। लेकिन अब मैं आपको बताऊं, हिंदुस्तान के लोगों ने जब यह तस्वीर देखी भारत की संसद में अखंड भारत की, तो गर्व से सीना चौड़ा हो गया कि भारत सिर्फ कहता नहीं है अखंड भारत की बात। अखंड भारत बनाना मकसद भी है, सोच भी है। सोच हमेशा बड़ी और ऊंची होनी चाहिए। देखिए जरा यह अखंड भारत का नक्शा, आप देखिए जरा देश के लोग इस पर क्या कह रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बेशक यह सोच होगी इस नक्शे को नई संसद में लगवाना। तो प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं, शिरीष दीक्षित ने लिखा है, लग रहा है सांसदों के बैठने के लिए जो सीटें बढ़ाई गई हैं वो सीटें अखंड भारत की ही होंगी। बस देखना बाकी है 2029 में पूरा होगा या 34 में। अर्जुन सिंह ने लिखा, मैंने नया भारत बनते देखा है, मैंने नया संसद भवन भी बनते देखा है, मैंने कश्मीर से 370 हटते भी देखा है, मैंने कश्मीर में G20 सम्मेलन भी देखा है, मैंने श्री राम का भव्य मंदिर बनते देखा है। मैं पीओके को भारत में मिलते देखना चाहूंगा। वसीम सिद्दीकी ने लिखा, अखंड भारत जल्दी बनाओ, जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं उन्हें फौज में ले लो और शुरुआत अफगानिस्तान से करो। अशोक भाटिया ने लिखा, नई संसद में अखंड भारत की तस्वीर दिख रही है, यह अच्छा संकेत दिख रहा है, अखंड भारत का सपना पूरा होता नजर आ रहा है। जिग्नेश ठाकुर ने लिखा, एकजुटता की शक्ति है, भारत के विभिन्न राज्यों के साथ एकजुट अखंड भारत की एक छवि, एक देश एक मान और एक सपना है। कि देश के अलग अलग शहरों से लोगों ने अपनी भावनाएं व्यक्त की थी। एक तरफ अखंड भारत की बात हो रही है, पाकिस्तान को भारत में लाने की बात हो रही है, दूसरी तरफ राहुल गांधी विवादों में है जिन्ना से मोहब्बत को लेकर। वो जिन्ना जिन्होंने धर्म के आधार पर भारत के 2 टुकड़े करवाए। राहुल क्या जिन्ना प्रेम, बीजेपी आरोप लगा रही है। बीजेपी कह रही, राहुल गांधी की तस्वीर आप देख रहे हैं, राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर हैं। पहले सैन फ्रांसिस्को में थे, उसके बाद कैलिफोर्निया गए, अब वॉशिंगटन में थे। हर एक नई जगह नया बयान, नया विवाद और फिर खुद का नुकसान। अगली तस्वीर दिखाई। राहुल गांधी ने अब कहा है कि जिन्ना की जो पार्टी थी मुस्लिम लीग, उनका कहना है ये बहुत सेक्युलर और धर्मनिरपेक्ष पार्टी थी। लोग सवाल कर रहे हैं, जिस शख्स ने मजहब के आधार पर भारत के 2 टुकड़े करवा दिए, वो आखिर धर्मनिरपेक्ष कैसे हो सकता है? राहुल गांधी को उसकी पार्टी धर्मनिरपेक्ष कैसे लगती है और उसकी पार्टी से जुड़ा कोई भी संस्थान संगठन धर्मनिरपेक्ष हो भी कैसे सकता? अगली तस्वीर दिखाई। ये बंटवारे की यादें ताजा करती। 1947 में धर्म के आधार पर भारत और पाकिस्तान के 2 हिस्से कर दिए गए। इसलिए अब राहुल गांधी सवालों में। राहुल गांधी अमेरिका गए काम के लिए, लेकिन अमेरिका जाकर जो बोल रहे हैं वो पार्टी का भी नुकसान कर रहे हैं, खुद का भी नुकसान कर रहे हैं। सुनिए जरा। राहुल गांधी अमेरिका में हैं। कांग्रेस पार्टी उनकी इमेज बिल्डिंग में लगी है ताकि 2024 के चुनाव में मोदी के खिलाफ उन्हें खड़ा किया जा सके। ममता, नीतीश, केजरीवाल और केसीआर के मंसूबों पर पानी फेरा जा सके। लेकिन राहुल अमेरिका में ऐसी हरकतें कर रहे हैं जो कांग्रेस के लिए मुसीबत बनती जा रही है। राहुल देश के बंटवारे के लिए जिम्मेदार मुस्लिम लीग को सेक्युलर पार्टी बता रहे हैं। Muslim League is a completely secular party. Right. Muslim League is a completely secular party. Right. दूसरे शब्दों में कहें तो राहुल देश बंटवारे के सबसे बड़े विलेन और घोर सांप्रदायिक मोहम्मद अली जिन्ना के साथ खड़े हो गए हैं और उनकी सांप्रदायिक सोच को क्लीन चिट दे रहे हैं और इसलिए मुस्लिम लीग को नॉन सेक्युलर मानने से साफ साफ इनकार कर रहे हैं। There's nothing non-secular about the Muslim League. There's nothing non-secular about the Muslim League. तो सवाल यह है कि क्या राहुल वोट बैंक के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है? सवाल यह भी क्या राहुल मुस्लिम लीग की पैरोकारी कर चुनाव में मोदी को शिकस्त दे पाएंगे? यह सवाल इसलिए अहम है
क्योंकि राहुल हिंदुस्तान की जिस पार्टी की वकालत कर रहे हैं वो पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नवाज के नाम से जानी जाती है, जो सत्ता में है और भारत के खिलाफ आतंकी साजिश के लिए कुख्यात है, जो कश्मीर को पाकिस्तान में मिलाने की बात करती है। आइए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, राहुल एक रोज नया कुछ ऐसा छेड़ देते हैं जिसके बाद खुद घिर जाते हैं। उसके बाद कांग्रेस पार्टी, राहुल तो अमेरिका में है, कुछ भी बोल रहे हैं, उसके बाद देश में कांग्रेस पार्टी उसे बराबर करने और डिफेंड करने में लगती है। राहुल के बयान से देश में सियासत गरमा गई है। राहुल ने मुस्लिम लीग की खुलकर तरफदारी कर दी है। उन्होंने मुस्लिम लीग को कहा यह धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, जबकि मुस्लिम लीग पर देश के बंटवारे का आरोप है। दरअसल राहुल गांधी इन दिनों अमेरिका में है, जैसा मैंने बताया शुरू में। आज वो अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में थे, जहां वो नेशनल प्रेस क्लब में पहुंचे थे और जहां उनसे मुस्लिम लीग पर सवाल किया गया। पत्रकार ने पूछा, वहां जो लोग बैठे थे उन्होंने सवाल पूछा, क्या इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग एक सेक्युलर है, धर्मनिरपेक्ष पार्टी है? राहुल ने जवाब में कहा कि जी हां, कि ये एक सेक्युलर पार्टी है। कहा मुस्लिम लीग पूरी तरह से सेक्युलर है, मुस्लिम लीग के बारे में कुछ भी नॉन सेक्युलर नहीं है। उन्होंने ऐसे सवाल पूछने वालों पर भी सवाल उठा दिए। कहा कि जिसने सवाल पूछा वो मुस्लिम लीग को जानता ही नहीं है। तो आइए अब मैं आपको सुनवाता हूं कि आखिर राहुल गांधी ने क्या कहा, जरा वो सुनिए। You talked about secularism and democracy while opposing the Hindu party BJP. However, Congress in Kerala has been in alliance with the Muslim party, Muslim League in Kerala, the state from which you were MP for more than, I'm sorry, the state you are the MP for more than 70 years. Muslim League is a completely secular party. Right. There's nothing non-secular about the Muslim League. सोचिए, जिसने सवाल पूछा वो राहुल गांधी से कह रहा था, आप कहते हैं कि बीजेपी धर्मनिरपेक्ष पार्टी नहीं है, लेकिन आप मुस्लिम लीग को बता रहे हैं धर्मनिरपेक्ष। तो राहुल ने कहा वो धर्मनिरपेक्ष ही है। आइए मैं आपको बताता हूं, राहुल का जो ये प्रेम है, इस प्रेम के बाद बीजेपी अब अटैकिंग मोड में राहुल पर हमला कर रही है। बीजेपी सीधे सवाल पूछ रही। किरण रिजिजू ने पूछा, जिन्ना की मुस्लिम लीग एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी है? क्वेश्चन मार्क। धार्मिक आधार पर विभाजन की जिम्मेदार पार्टी आखिर धर्मनिरपेक्ष कैसे है? बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत में कुछ लोग मुस्लिम लीग का समर्थन करने वाले व्यक्ति को धर्मनिरपेक्ष मानते हैं। योगी आदित्यनाथ ने पहले कहा था कि मुस्लिम लीग एक वायरस है, जिससे कोई संक्रमित हो गया तो वो बच नहीं सकता। मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस इससे संक्रमित हो चुकी है। सोचिए, अगर ये जीत गए तो क्या होगा? योगी ने कहा यह वायरस पूरे देश में फैल जाएगा। अमित मालवीय ने कहा, बीजेपी नेता है, आईटी सेल के हेड है, इनका कहना है कि जिन्ना की मुस्लिम लीग ने धर्म के आधार पर विभाजन कराया। राहुल गांधी इसे सेक्युलर पार्टी कह रहे हैं। राहुल गांधी भले ही कम पढ़े लिखे हो, लेकिन यहां वो चालाकी कर रहे हैं। वायनाड में स्वीकार्य बने रहने के लिए यह राहुल गांधी की मजबूरी है। पवन खेड़ा ने अमित मालवीय को जवाब दिया, केरल की मुस्लिम लीग और जिन्ना की मुस्लिम लीग में फर्क नहीं मालूम। जिन्ना वाली मुस्लिम लीग के साथ तुम्हारे पूर्वजों ने गठबंधन किया, दूसरी वाली मुस्लिम लीग के साथ बीजेपी ने गठबंधन किया है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा किरण रिजिजू और प्रहलाद पटेल क्या कह रहे हैं, बीजेपी नेता। राहुल गांधी का नादानी भरा बयान, इसे मैं गंभीरता से नहीं लेता, लेकिन कांग्रेस की जो प्रवृत्ति है, तो मैं ये कहूंगा कि हम पर तो वो आरोप लगाते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि कांग्रेस हो या राहुल गांधी हो, जब ये बात कहते हैं कि मुस्लिम लीग धर्मनिरपेक्ष है, तो ये बंटवारे का बीजारोपण कर रहे हैं, ये बांटने का बीजारोपण कर रहे हैं। ये आरोप नहीं है, और ये मानसिकता ज्यादा खतरनाक है। उनकी आत्मा में जिन्ना रहता है, और हिंदी समझ में ना आए तो रूह में रहता है जिन्ना कांग्रेस के या राहुल गांधी के। भगवान उनको सद्बुद्धि दे, और उनको आयु में सेक्युलर देखती है तो क्या कहने, क्योंकि वह एयूडीएफ के साथ भी समझौता कर चुके हैं, एक बार वो एसडीपीआई के साथ भी समझौता कर चुके हैं, बंगाल में भी एक मुस्लिम पार्टी के साथ वोट बैंक के चलते हुए समझौता कर चुके हैं। उनको क्योंकि केरल से चुनाव लड़ना है, अब उनको अमेठी या यूपी में कोई पूछने वाला नहीं, इसलिए वो मुस्लिम लीग को सेक्युलर बता रहे हैं, परंतु ये वही मुस्लिम लीग है जिसने भारत के 2 टुकड़े किए थे। आइए अब मैं आपको बताता हूं
जिन लोगों ने मुस्लिम लीग का पहली बार नाम सुना है वो मेरे इस ग्राफिक्स के बाद बखूबी समझ जाएंगे कि मुस्लिम लीग की बुनियाद कहां से आई, जड़ कहां से आई, शाखाएं कहां तक पहुंची हैं। देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं, ये राहुल गांधी हैं और भारत में जो मुस्लिम लीग है उसके चीफ हैं ये। उधर आप देख रहे हैं बीच में जिन्ना नजर आ रहे हैं, मुस्लिम लीग के नेता। उधर नवाज शरीफ है और शेख हसीना है। पाकिस्तान में जो मुस्लिम लीग है उसके हेड शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ। बांग्लादेश में जो मुस्लिम लीग है उसकी हेड शेख हसीना है। तो मुस्लिम लीग कहां से कहां तक है ये मैं आपको बता रहा। मुस्लिम लीग भारत विभाजन की जिम्मेदार है। इसने धर्म के आधार पर देश को बांटा है। इसी वजह से पाकिस्तान और बांग्लादेश बने। मुस्लिम लीग के सबसे बड़े नेता मोहम्मद अली जिन्ना थे। 1947 से पहले इसका नाम ऑल इंडिया मुस्लिम लीग था। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। इसकी स्थापना आज के बांग्लादेश के ढाका में हुई थी, जो आजादी के बाद पाकिस्तान में मुस्लिम लीग बन गई। और पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ इसी पार्टी से आते हैं। बांग्लादेश में आवामी लीग के तौर पर सामने आई ये मुस्लिम लीग। बांग्लादेश के पीएम शेख हसीना इस पार्टी से है। भारत में ये इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग बन गई। दरअसल आजादी के बाद भारत में मुस्लिम लीग नहीं था, लेकिन मुस्लिम लीग के नेता हिंदुस्तान में मौजूद थे जिन्होंने इसे फिर से खड़ा करने की कवायद शुरू की। इसका बीड़ा उठाया मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद इस्माइल ने। 10 मार्च 1948 को उन्होंने मद्रास में एक बैठक बुलाई जिसमें पुराने मुस्लिम लीग के 33 नेता शामिल हुए। बैठक में इंडियन मुस्लिम लीग बनाने का फैसला लिया गया। 1951 में को इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग अस्तित्व में आया, जिसे बोलचाल की भाषा में मुस्लिम लीग के नाम से जानते हैं। और मुस्लिम लीग मुख्य तौर पर केरल राज्य में है, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में भी इसका अस्तित्व है। हालांकि जवाहरलाल नेहरू मुस्लिम लीग के खिलाफ थे आजाद भारत में। वो नहीं चाहते थे कि मुस्लिम लीग जैसी पार्टी बने, क्योंकि देश का बंटवारा इसी की वजह से हुआ था। नेहरू ने कहा था देश अब ऐसी पार्टी नहीं चाहता, देश में मुस्लिम लीग जैसी पार्टी की जरूरत नहीं है। कट्टरपंथी पार्टी को देश बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। सांप्रदायिक पार्टी भारत के लिए सही नहीं है। और यही पार्टी आज राहुल गांधी को अच्छी लग रही है और सेक्युलर लग रही है। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा केशव मौर्य क्या कुछ कह रहे हैं और बीजेपी के नेता राकेश त्रिपाठी क्या कह रहे हैं, राकेश सिन्हा क्या कह रहे हैं। श्री राहुल गांधी जी का या तो इतिहास का ज्ञान नहीं है या तो उनका मानसिक संतुलन अमेरिका जाने के बाद बिगड़ गया। कराची में दिसंबर 1947 में 14 दिसंबर 1947 को एक सम्मेलन हुआ जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा यह मुस्लिम लीग जारी रहेगा। और उन्होंने पहले भारत के मुस्लिम लीग की नियुक्ति मोहम्मद इस्माइल की जो मद्रास मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे। उस मुस्लिम लीग का पूरा व्यवहार एक समुदाय को उसी तरह से संगठित करना, उन्हीं बातों उन्हीं एजेंडा पर करना है जो 47 के पहले करते थे। राहुल गांधी वस्तुतः लीग को वैधानिकता नहीं दे रहे हैं, भारत की संप्रभुता पर, भारत के सेकुलरिज्म पर हमला कर रहे हैं। अब ये अंदर की बात आपको बताता हूं, राहुल को मुस्लिम लीग पसंद क्यों है, राहुल गांधी को मुस्लिम लीग इतनी धर्मनिरपेक्ष क्यों लग रही है, उसके पीछे बड़ी वजह क्या है। मुस्लिम लीग के साथ कांग्रेस का हाथ है। केरल में मुस्लिम लीग बड़ी पार्टी है। कहां? केरला में, जिसका कांग्रेस के साथ केरला में गठबंधन है। अब गठबंधन मुस्लिम लीग के साथ है तो धर्मनिरपेक्ष ही नजर आएगी। केरल में इस गठबंधन का नाम है यूडीएफ, जिसे यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट भी कहते हैं। मुस्लिम लीग सत्ता में भागीदार भी होती है। यूडीएफ सत्ता में होती है तो इसके मंत्री भी बनते हैं। केरल में फिलहाल मुस्लिम लीग विपक्ष में है। केरल विधानसभा में इसके 18 विधायक हैं। लोकसभा में मुस्लिम लीग के 3 सांसद भी हैं। राज्यसभा में भी इसका एक विधायक है और राज्यसभा में एक सांसद है। और कांग्रेस को मुस्लिम लीग से फायदा होता है। 2019 में राहुल गांधी को भी फायदा मिला था। जब राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़े थे, मुस्लिम लीग की वजह से ही राहुल जीत पाए थे। वायनाड में मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन किया, तब चुनाव जीते राहुल गांधी। इसलिए राहुल गांधी को मुस्लिम लीग धर्मनिरपेक्ष लग रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, डॉन फैमिली में गैंग वॉर हो गया, तैयारी पूरी है। वजह यह है, दरअसल ये शाइस्ता की तस्वीर आप देख रहे हैं, अतीक की पत्नी, और ये जैनब की तस्वीर है, अशरफ की पत्नी।
दोनों के शौहर मारे जा चुके हैं, अतीक भी की भी हत्या हो चुकी है और अशरफ की भी। दोनों की पत्नियां बची हैं, दोनों की पत्नियों के पास संपत्ति भी है, अतीक और अशरफ की। अब दोनों का दावा संपत्ति पर है और यह जो दावा है ये गैंग वॉर कभी भी करा सकता है। अगली तस्वीर दिखाई, अशरफ के गुर्गे आज गोली चलाते दिखे, पुलिस ले लीजिए। अशरफ के गुर्गे आज गोली चला रहे थे और बताया जा रहा है कि कभी भी गैंग वॉर हो सकती है, बड़ी गैंग वॉर, जिसमें अशरफ की पत्नी जैनब और अतीक की पत्नी शाइस्ता के बीच ये गैंग वॉर होगी। आइए अब मैं आपको बताता हूं ये जो बड़ी लड़ाई है, ये बड़ी लड़ाई कैसे होगी, क्यों होगी और आखिर शाइस्ता और जैनब के साथ कौन दे रहा है, कौन चाहता है कि इनमें गैंग वॉर हो जाए और क्यों। देखिए जरा, ये जो आप देख रहे हैं गैंग वॉर के पीछे जो वजह है, आप प्लीज ग्राफिक्स प्ले कीजिए कि आखिर इस गैंग वॉर के पीछे एक तरफ शाइस्ता है, एक तरफ जैनब, दूसरी तरफ शाइस्ता है। आपको बताऊं, अतीक अशरफ की हत्या के बाद गैंग में दो गुट बन गए, यानी डॉन का गैंग दो फाड़ हो चुका है और अशरफ की पत्नी जैनब ने सद्दाम के साथ गुट बनाया है। सद्दाम अशरफ का साला है, जैनब का भाई है और सद्दाम ही अशरफ का सारा काम देखता था। बरेली जेल में जब अशरफ बंद था तो बगल में घर लेकर भी उसका साला अशरफ ही रह रहा था। अशरफ की बहन आयशा नूरी भी जैनब के खेमे में आ गई। मीडिया में आपने आयशा नूरी को सुना होगा, जब अतीक अशरफ को ला रहे थे तो वो सामने आई थी। तो जैनब और आयशा नूरी एक तरफ है, दूसरे गुट की कमान अतीक की बेगम शाइस्ता के पास है। डॉन ब्रदर्स की पत्नियों में प्रॉपर्टी पर जंग छिड़ गई है। शाइस्ता और जैनब आर्थिक साम्राज्य पर कब्जा चाहती हैं। डॉन की संपत्तियों पर काबिज होने की होड़ शुरू हो गई है। दावा यह है कि आयशा नूरी ने शाइस्ता का साथ छोड़ दिया और आयशा अतीक की बहन अशरफ की पत्नी के साथ आ गई हैं। वहीं अतीक की बेगम शाइस्ता ने अकेले मोर्चा संभाल लिया है। ऐसे में कभी भी दोनों लेडी डॉन में बड़ी गैंग वॉर हो सकती है। आइए अब मैं आपको दिखाता हूं कि आखिर पुलिस इन दोनों को ढूंढ रही है। अभी इनका पता नहीं है, लेकिन जल्द ही पुलिस इन तक पहुंच जाएगी। तस्वीर में दिखाने जा रहा हूं, पुलिस का सर्च ऑपरेशन अलग अलग जगहों पर चल रहा है, यूपी में भी चल रहा है। ये दोनों कहां छिपी हैं पुलिस को नहीं पता, पुलिस को इनकी तलाश है। पुलिस को कुछ खास लोकेशंस के बारे में जानकारी मिली है जहां ये छिपी हो सकती हैं। तो आइए आपको बताता हूं कहां हो सकती हैं ये दोनों, शाइस्ता और जैनब। देख रहे हैं मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में किसी जगह पर या फिर महाराष्ट्र के नासिक में इस जगह पर शाइस्ता मौजूद हो सकती है। लेकिन मैं आपको बताता हूं ये लड़ाई क्यों हो रही। इस लड़ाई के पीछे है करोड़ों की संपत्ति। इस लड़ाई के पीछे है अतीक और अशरफ ने जो अवैध संपत्ति जुटाई। इससे पहले आपको याद होगा उस दौरान भी बहुत से एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि अभी गैंग वॉर बढ़ेगा क्योंकि संपत्ति बेतहाशा है। देखिए जरा, अतीक और अशरफ की 12,000 करोड़ की संपत्ति है। दिल्ली, मुंबई, हरियाणा समेत कई राज्यों में प्रॉपर्टी है। दुबई, सऊदी अरब तक अतीक ने निवेश किया हुआ। अब डॉन ब्रदर्स की प्रॉपर्टी को लेकर यह जंग शुरू हुई है। माफिया भाइयों की बेगम शाइस्ता और जैनब दोनों चाहती हैं जितनी ज्यादा संपत्ति पर कब्जा कर सकते हैं कर लें, क्योंकि बेनामी संपत्ति है, अवैध संपत्ति है, छीनी हुई है, लूटी गई है। ऐसी संपत्ति का किसी के ऊपर कब्जा तो होता नहीं, तो जो जितनी संपत्ति कब्जा ले वो उसके पास उतनी दौलत। जैनब शाइस्ता से अलग अशरफ की संपत्ति चाहती है। अशरफ ने अतीक से अलग धंधा शुरू कर दिया था पिछले दिनों। डॉन अतीक से अलग जमीनों पर वसूली करने लगा था अशरफ, और अतीक से अलग अशरफ तक सीधे वसूली पहुंचने भी लगी थी। प्रयागराज के कई इलाकों में अशरफ पैसा वसूला करता था। प्लॉटिंग का धंधा करने वाले मोटा पैसा अशरफ को देते थे। उस वक्त अशरफ जब जेल गया तो जेल से भी वसूली लगातार कर रहा था। जेल में रहते हुए अशरफ ने वसूली का धंधा कौशांबी तक बढ़ा दिया। अशरफ के खौफ से जमीनें सस्ती दामों पर खरीद ली जाती थी। इसके बाद इन्हीं जमीनों पर प्लॉटिंग से मोटा पैसा कमाते थे ये लोग, और इस कमाई का हिस्सा अशरफ को सीधे पहुंचाया जाता था। अब अशरफ की हत्या के बाद वसूली पर जैनब की नजर है और जैनब ने अपने परिवार के कुछ लोगों को हिसाब किताब में लगा दिया है। जैनब ने गैंग में कुछ लोगों को वसूली का फरमान सुनाया है। आर्थिक साम्राज्य पर कब्जे के फरमान से शाइस्ता नाराज है। शाइस्ता और जैनब गैंग में कभी भी गैंग वॉर हो सकता है। जैनब के साथ उसका भाई
अशरफ भी, उसका भाई सद्दाम भी है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, सुनिए जरा कि आखिर एक्स डीजीपी विक्रम सिंह साहब क्या कह रहे हैं कि अब इस तरह की लड़ाई की कितनी संभावना है। अतीक और अशरफ की जो पत्नियां हैं अपने हिसाब से अपने संगठन को मजबूत कर रही हैं, गिरोह के सदस्यों को अपनी तरफ खींच रही हैं, हथियारों का इंतजाम कर रही हैं, अच्छी कानूनी मशवरे की व्यवस्था कर रही हैं, संपत्तियों को चिन्हित करके उस पर कब्जा बनाना चाहती हैं। लेकिन गैंग वॉर होना संभावित है क्योंकि इनके पास अच्छे हथियार हैं। लोगों को प्रलोभन देकर के आपस में लड़ना मरना, इसकी भी प्रबल संभावना है। पुलिस इस दिशा में क्रियाशील है और जागरूक है। आइए अब मैं आपको बताता हूं, आज एक और खबर आई मुख्तार अंसारी से जुड़ी। मुख्तार अंसारी की आज पेशी थी, तस्वीर देख रहे हैं। मुख्तार अंसारी को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में पहुंचने के बाद मुख्तार अंसारी जज के सामने गिड़गिड़ाने लगा। मुख्तार अंसारी को सजा हुई है, पिछले दिनों मैंने आपको बताया मुख्तार और अफजाल दोनों को सजा हुई है। मुख्तार जज के सामने खड़ा होकर कह रहा है, जज साहब रूखी सूखी रोटी नहीं खाई जा रही है, मेरे लिए कुरकुरों का इंतजाम करवा दीजिए। देखिए जरा, मुख्तार को इतना खाना चाहिए, मुख्तार को चाहिए कुरकुरे और बिस्किट। योगी की जेल में मुख्तार अंसारी परेशान है। जेल की रोटी खाकर डॉन थक गया है। अब जेल में मुख्तार अंसारी कह रहे हैं रोटी के साथ साथ जज साहब कुरकुरे का भी इंतजाम करवा दीजिए। जज साहब से डॉन ने बिस्किट की भी मांग की है। खबर यह है सुविधाएं न मिलने से जेल में मुख्तार परेशान है। इससे पहले पेशी के दौरान मुख्तार ने कहा था, जज साहब आम और केले भी मंगवा दीजिए। गुहार लगाई थी लखनऊ के दशहरी आम और केले खाने हैं मुझे। जज साहब ने अपील की, वकील को अनुमति दे दीजिए, मेरे वकील जेल आए तो लखनऊ का दशहरी आम और केले ला सके। मुख्तार की अपील पर कोर्ट ने केले और आम ले जाने की इजाजत दी। मुख्तार को दरअसल 10 करोड़ फिरौती के मामले में पेश किया गया था। आज मोहाली के कारोबारी से मुख्तार ने फिरौती मांगी थी और इसी काम में मुख्तार ने पंजाब की जेल में मौज काटी इसी केस में। लेकिन अब योगी की पुलिस डॉन को उत्तर प्रदेश लाई है। यूपी की बांदा जेल में मुख्तार के गुनाहों का हिसाब हो रहा है। और आपको बताऊं कि मुख्तार को अब तक 2 बड़े मामलों में सजाएं हो चुकी हैं। आज की एक और बड़ी खबर है जो पिछले कई दिनों से खबरों में चर्चा में है, वो बृजभूषण सिंह से जुड़ी खबर यह है कि बाहुबली का बैड टच क्या है सच। यह इसलिए कह रहा हूं कि बृजभूषण सिंह अब घिर गए क्योंकि जो एफआईआर की हकीकत सामने आ रही है, जो बयान सामने आ रहे हैं वो हिला देने वाले। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। प्रोटेस्ट कर रहे थे जो खिलाड़ी, उन्होंने कहा कि बृजभूषण ने बहुत से खिलाड़ियों का यौन शोषण किया है। इसके लिए बाकायदा बयान दर्ज किए पुलिस ने। आज बयान सामने आ गया। अगली तस्वीर दिखाइए। आज बाकायदा खाप पंचायत हुई। पंचायत ने अल्टीमेटम दिया है 9 तारीख तक का। लेकिन मैं आपको दिखाने जा रहा हूं जो बयान सामने आए, जो नाबालिग बच्चियों के बयान सामने आए हैं, वो रूह कपा देने वाले। इसमें कितना सच है कितना नहीं ये पुलिस जांच में पता चलेगा, लेकिन बयान हिला देने वाले। अब देखिए जरा, पहला आरोप बृजभूषण पर क्या है जो नाबालिग ने लगाया है। पहली लड़की ने, उसने कहा फोटो खिंचाने के बहाने बृजभूषण ने मुझे कसकर पकड़ लिया, कंधे पर दबाव बढ़ाया, जबरन सीने पर हाथ रखा, कहा संपर्क में रहो तो आगे तुम्हारा पूरा साथ दूंगा। दूसरी लड़की ने कहा रेस्टोरेंट में बृजभूषण ने अपनी डिनर टेबल पर बुलाया, बिना मेरी मर्जी के कंधे घुटने को छुआ, जबरन मेरे सीने और पेट पर हाथ रखा, कुश्ती संघ के दफ्तर में भी गलत तरीके से छुआ। तीसरी लड़की ने जो आरोप लगाया, सांस चेक करने के बहाने बृजभूषण ने टी शर्ट उतारी, फेडरेशन दफ्तर में मुझे अकेले बुलाया, फिर दफ्तर में ही जबरदस्ती की कोशिश की। चौथी लड़की ने कहा एक चैंपियनशिप में मुझे चोट लग गई थी। बृजभूषण ने कहा कुश्ती संघ इलाज का खर्चा उठाएगा, लेकिन इसके लिए उनके साथ शारीरिक संबंध बनाना होगा। पांचवी लड़की का कहना था मुझे अपने पास बुलाया और मेरी टी शर्ट उठाई, सांस चेक करने के बहाने पेट और नाभि पर हाथ रखा। छठी लड़की ने कहा टीम फोटोग्राफ में आपत्तिजनक हरकत की मेरे साथ, मैंने हटने की कोशिश की तो मुझे कंधे से पकड़ लिया, कहा ज्यादा स्मार्ट बन रही हो, आगे नहीं खेलना है क्या।
7वीं लड़की का आरोप था, मेडल जीतने के बाद अपने कमरे में बुलाया, बेड पर लेटने को कहा, जबरन गले लगाया। यह ब्रजभूषण के खिलाफ बयान दिए गए हैं। अब ब्रजभूषण दरअसल अयोध्या में एक बड़ा सम्मेलन करने वाले थे, वो सम्मेलन रद्द कर दिया उन्होंने। पार्टी बीजेपी बहुत नाराज है। खबर यह है कि ब्रजभूषण से कहा गया है खामोश। देख रहे हैं ब्रजभूषण की तरफ आज माइक आईडी आई, लोगों ने सवाल पूछे, 3 दिन से बोल रहे थे फांसी चढ़ जाऊंगा, आज माइक आया तो ये देखिए, रिपब्लिक को उंगली भी दिखाई, धक्का भी दिया और पीछे भी हटाया। आज सवालों का जवाब ब्रजभूषण ने नहीं दिया है। अगली तस्वीर दिखाई, आज ब्रजभूषण दूर से हाथ जोड़ते नजर आए। पार्टी ने सख्त लहजे में कहा है आप ऊल जलूल बयान नहीं देंगे। अब मैं आपको बताता हूं ब्रजभूषण पर जो एफआईआर है, एफआईआर तो हो गई, एक बुनियादी सवाल उठ रहा है कि ब्रजभूषण की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही। जब पॉक्सो लगाए तो इस आदमी की गिरफ्तारी होनी चाहिए। दरअसल ब्रजभूषण की गिरफ्तारी भी कोर्ट और अदालत के एक पुराने फैसले की वजह से नहीं हो रही है। अब मैं आपको इसकी पेचीदगी बताता हूं, जो आपको कोई नहीं बताएगा कि आखिर ब्रजभूषण की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही। मैं आपको बताता हूं, ब्रजभूषण के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज है। पहली एफआईआर बालिग पहलवानों ने करवाई है, दूसरी एफआईआर नाबालिग पहलवानों की शिकायत पर दर्ज हुई है। दिल्ली पुलिस ने गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया है। धारा 354 यानी लज्जा भंग करने के इरादे से हमला, धारा 354A यानी यौन उत्पीड़न, धारा 354D पीछा करना और धारा 34 यानी समान इरादे से सामूहिक अपराध। इन धाराओं में 1 से 3 साल तक की सजा संभव है। नाबालिग पहलवान के पिता ने भी केस दर्ज कराया है ब्रजभूषण पर। अब आइए पॉक्सो की बात हो रही। पॉक्सो एक्ट की एक धारा है 10 के तहत एफआईआर दर्ज हुई है पॉक्सो की। जो धारा 10 है इसमें 5 से 7 साल तक की जेल होती है। प्रदर्शनकारी पहलवान ब्रजभूषण की गिरफ्तारी पर अड़े हैं, लेकिन पेचीदगी मैं आपको बताता हूं, एक नियम है, एक नियम से ब्रजभूषण की गिरफ्तारी नहीं हो रही। वो नियम क्या है? एक जजमेंट है, पुराना आदेश है, अदालत का पुराना फैसला है जिसे कहते हैं अर्नेस्ट जजमेंट। अर्नेस्ट जजमेंट की वजह से गिरफ्तारी नहीं हो रही। यह जजमेंट क्या कहता है? यह जजमेंट यह कहता है कि 7 साल से कम सजा वाली धारा में तुरंत गिरफ्तारी जरूरी नहीं है। तो पॉक्सो की धारा 10 जो है उसमें 7 साल तक की सजा है, तो 7 साल और उससे कम पर गिरफ्तारी जरूरी नहीं है। यह अर्नेस्ट जजमेंट है। पुलिस आरोपी को नोटिस भेजेगी और पूछताछ करेगी। आरोपी सहयोग नहीं कर रहा है तो गिरफ्तारी होगी। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया था अर्नेश कुमार वर्सेस बिहार सरकार केस पर। यह फैसला आया था, तब से अर्नेश जजमेंट गिरफ्तारी में अहम आधार बनता है और इसी के तहत सांसद ब्रजभूषण की गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई है। यह बड़ी बात है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं ब्रजभूषण। ये छुआछूत का मुकदमा है, छुआछूत का मुकदमा है। सही छुआ कि गलत छुआ? भूषण सर, सवाल करना तो हमारा राइट है, एटलीस्ट सब जवाब तो आपसे सर उम्मीद कर ही सकते। मैं नहीं बोलना चाहता, बस खत्म बात। मैं नहीं सर इतने सारे एलिगेशन है, एक का तो रिस्पॉन्ड कर दीजिए। कोर्ट तय करेगी ना मैडम, मैं मेरी मजबूरी समझिए, मैं नहीं बोलूंगा, मैं नहीं बोलूंगा। अब मैं आपको दिखा रहा हूं ब्रजभूषण कुछ बोलने को तैयार नहीं। आज एक बड़ी पंचायत हुई है, ये आप देख रहे हैं, बड़ी पंचायत हुई जिसमें राकेश टिकैत मौजूद थे। सुनिए जरा राकेश टिकैत क्या कह रहे हैं। 9 तारीख तक सरकार के पास में भी टाइम है। आज 2 तारीख है। सरकार जैसे बातचीत करना चाहती है वो बातचीत का रास्ता तैयार कर ले। हमने बच्चों से भी बात करी है, बच्चे बहुत हताश हैं, बच्चे बहुत हताश हैं। वे गिरफ्तारी से कम पे और ये समाज पूरा देश गिरफ्तारी से कम पे कोई समझौता हमारा नहीं है। यह मामला लगातार बढ़ता जा रहा है और इतना बढ़ गया है कि 1983 की जो टीम थी जिसने देश को वर्ल्ड कप दिलाया था, वो टीम खिलाड़ियों के साथ, ये देख रहे हैं आप, 1983 वर्ल्ड कप की टीम जिसने भारत को विश्व विजेता बनाया, उस टीम ने बाकायदा एक लेटर लिखा है। उस टीम के खिलाड़ियों का कंसर्न इस बात का है, जो तस्वीरें सामने आ रही है, कि देश के पहलवान मेडल बहाने जा रहे हैं, ये सब चीजें उन्हें अच्छी नहीं लग रही। तो 1983 की टीम का कहना क्या है, देखिए, ये आप खिलाड़ियों को देख रहे हैं। 1983 की क्रिकेट वर्ल्ड कप टीम
समर्थन में आ गई। कपिल देव की कप्तानी वाली टीम ने साझा बयान जारी किया, कहा पहलवानों की बदसलूकी की तस्वीर से परेशान है, चिंता है कि वो मेहनत से जीत गए मेडल बहाने की सोच रहे हैं। पदकों के पीछे सालों का प्रयास और समर्पण होता है। पदक सिर्फ उनका ही नहीं, देश का भी गौरव होता है। पहलवान जल्दबाजी में कोई फैसला न लें और उम्मीद है कि पहलवानों की शिकायत सुनी जाएगी और जल्द ही इस मामले का हल निकाला जाएगा। तब तक कानून को अपना काम करने दीजिए। 1983 में भारत ने पहली बार क्रिकेट विश्व कप जीता और कपिल देव की कप्तानी में भारत ने इंग्लैंड में खिताब जीता था। 1983 की जीत भारत में खेल क्रांति का प्रतीक मानी जाती है। उस टीम में गावस्कर, वेंगसरकर, बिन्नी, मदन लाल जैसे दिग्गज खिलाड़ी मौजूद थे और 1983 टीम के हर खिलाड़ी को देश में हीरो जैसा दर्जा हासिल है। खेल के मामलों में उनकी राय खास मायने रखती है और मतलब चैंपियंस के साथ से पहलवानों का पल्ला मजबूत होने लगा है। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा। पूर्व क्रिकेटर और अब नेता बन चुके कीर्ति आजाद क्या कह रहे हैं, सुनिए। एक खिलाड़ी होने के नाते विश्व कप 83 में हम वर्ल्ड कप जीते थे और उसमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितना खून पसीना लगता है और उसके बाद जाकर एक आदमी या एक टीम वो मेडल लेकर आती है। उसी प्रकार से हमारी जो महिला रेसलर्स हैं उन्होंने पूरी मेहनत की, खून पसीना एक किया और सब कुछ कर लेने के बाद भारत की आन बान शान मान मर्यादा के लिए खेलते हुए वो मेडल जीता। तो हमने केवल उनसे यह कहा था कि यह आप तो हमारे देश की शान हैं ही, लेकिन आप कृपया इस मेडल को पानी में न बहाएं, क्योंकि ये केवल आपके नहीं हमारे देश की धरोहर है। आप हमारे देश के धरोहर हैं, ये मेडल जो आप लाए हैं देश के धरोहर हैं। तो फिर इस मामले में पुलिस अब एक्शन में है। पंचायत जो है उसने 9 तारीख तक की समय सीमा और अल्टीमेटम दिया है। बहरहाल ये भारत की बात है, मैं इतना ही। आप अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।